अब हमने ये तो देख लिया कि रेस्पिरेशन होती क्या है, कितनी टाइप्स की होती है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि वो होती किस तरह है, वो कितने स्टेप से गुजर के होती है, उसमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो इस सेक्शन में हम उन्हीं मैकेनिज्म्स की बात करेंगे जिसके थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रही होती है। तो रेस्पिरेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू होती है। टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस वी विल डिस्कस हाउ एरोबिक रेस्पिरेशन हैपन्स, और ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। हम वन बाय वन उन स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहला स्टेप आ जाता है ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस हो कहाँ पे रहा है? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है और इस स्टेप पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ये स्टेप जो है ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा सेम ही होता है। इस स्टेप में ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। जैसे हमने पिछले सेक्शन में देखा था 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं, तो वो जो पायरुविक एसिड बन रहे होते हैं वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बन रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल में होता क्या है कि पायरुविक एसिड जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है इनटू ATP, NADH एंड FADH2। अब ये सारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे लेटर ऑन ATP बनाई जाती है। लेकिन क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ 2 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एसिटाइल कोफैक्टर A, और ये एक एंजाइम के थ्रू होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। फिर तीसरा स्टेप आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि डिफरेंट कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट एक्सेप्टर्स हैं, वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे एक पूरी चेन की फॉर्म में जंप करता है और उसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है। NADH एंड FADH2 जो हैं वो रिलीज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आइंस। अब ये 2 भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू बनते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन दोज फॉर यू इन डिटेल, और आपको ज़रूरत भी नहीं है। आपकी बुक में जो सिंप्लीफाइड वर्जन गिवन है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब these electrons are taken up by the electron carriers, and when they move along these carriers they lose energy. That energy is used to synthesize ATP. Electrons की jumping यानी movement से from one carrier to another जो energy release हो रही है that is used to synthesize ATP, और ATP को हम अपने cellular processes में use कर रहे होते हैं। At the end of the chain, electrons and hydrogen ions are combined with molecular oxygen और वो मिलके water बना देते हैं। तो in a simplified way हम इस पूरे प्रोसेस यानी रेस्पिरेशन को, एरोबिक रेस्पिरेशन को कुछ ऐसे देख सकते हैं। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, जिसका स्टार्टिंग है ग्लूकोज से। यहाँ पे कुछ ATP और NAD स्पेंड हो रहा है, उससे 2 पायरुविक एसिड प्लस ATP प्लस NADH ये चीज़ें बन जाती हैं। फिर ये वाले जो 2 पायरुविक एसिड हैं ये नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं क्रेब्स साइकिल में, लेकिन ये एज इट इज़ नहीं जाते। यहाँ पे एक एंजाइम है कोएंजाइम A, वो एक्ट करता है इस पायरुविक एसिड के ऊपर और इसको बना देता है एसिटाइल कोफैक्टर A। अब यहाँ पे ADP, फैट एंड NAD ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, साथ में कोएंजाइम A जो है वो निकल जाता है, जिसके बाद हमारे पास रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, NADH एंड फैट H2 बन जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें बन गई तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं जाता, सिर्फ ये 2 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं ये नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं। जब ये जाते हैं और यहाँ से कुछ ऑक्सीजन मिलती है इन्हें, तो उससे वाटर बनता है, ATP रिलीज़ होती है और NAD और फैट निकल जाते हैं, यानी कि ये इनमें से यहाँ पे देख लें H यहाँ पे रिमूव हो गया है। तो इस तरह से ये पूरा जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का ये परफॉर्म होता है इन 3 स्टेप्स, और हमारे पास एंड पे बहुत सारी ATP आती है। अब वो कितनी ATP आती है वो मैं आपको अब बताऊंगी कि NADH जो है इट प्रोड्यूसेस 3 ATPs इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। NADH जो है ग्लाइकोलिसिस के अंदर वो 2 ATP बनाता है, वो 3 इसलिए नहीं बनाता कि एक ATP मॉलिक्यूल जो है दैट इज स्पेंट टू ट्रांसपोर्ट इट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब हमने बहुत शुरू से ये चीज़ पढ़ी है कि जितने भी एनर्जी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती हैं, दैट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट प्रोवाइड्स ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी
for the cell to perform all of its functions. तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उस पर ये प्रोसेस हो रहा होता है. उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए एक एटीपी स्पेंड हो जाती है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को. फिर एक फैट H2 जो है वो प्रोड्यूस करता है 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स. अगर हम इनको एक्चुअली देखें कि कितने कितने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो वो कुछ इस तरह से बनते हैं. सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास था वो था ग्लाइकोलिसिस. उसमें यहीं पे ग्लूकोज जब कन्वर्ट हो रही होती है पायरोविक एसिड में, तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमने नोट कर लिए. फिर उससे 2 NADH मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं दैट आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू 4 ATP मॉलिक्यूल्स. फिर जब पायरोविक एसिड एसिटाइल कोफैक्टर A में कन्वर्ट हो रहा होता है तो भी NADH मॉलिक्यूल्स 2 उसमें से रिलीज़ होते हैं जो कि लेटर ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू 6 ATP मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. फिर अब अगला स्टेप आ गया क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल में से 6 NADH मॉलिक्यूल्स आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ट्रांसफ़र होते होते 18 ATP मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. साथ ही फैट H2 मॉलिक्यूल्स हैं 2 जो रिलीज़ हो रहे हैं क्रेब्स साइकिल से, और वो भी हमारे पास 4 ATP मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं व्हेन दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और उसके साथ कुछ क्रेब्स साइकिल में से डायरेक्ट 2 ATP मॉलिक्यूल्स भी रिलीज़ होते हैं. तो अगर हम टोटल बात की जाए तो नेट 36 ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम शुरू करते हैं और उससे हम 36 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट करते हैं. दैट इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ग्लूकोज. उसमें से जितने भी बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं तो ये सारी ATP हमें मिल जाती है. During anaerobic oxidation of a glucose, only 2 ATP molecules are gained. क्यों? क्योंकि पहले बताया था कि वो एक इफ़ेक्टिव प्रोसीजर नहीं है, उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं. कहाँ एरोबिक में हम 36 मॉलिक्यूल्स हासिल करें और एनारोबिक में सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स आते हैं. जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर कोई क्रेब्स साइकिल नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप हो रहा होता है. और पहले स्टेप में ग्लाइकोलिसिस में यहाँ भी 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हुए हैं और वहाँ भी ATP के 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो जाते हैं और वहीं पे वो प्रोसेस एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है. ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं तो ही उनसे ATP बनती है. तो वो पूरा प्रोसेस ही एनारोबिक में मिसिंग है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी नहीं होती और कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती ग्लूकोज की. सो आई होप now you understand this whole chapter, and I have tried my level best to explain each and every concept very clearly. तो अब आप ये बता सकते हैं कि हम किस तरह से एनर्जी के लिए ये स्ट्रगल शुरू करते हैं, प्लांट्स ये स्ट्रगल कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, रेस्पिरेशन कैसे होती है, और एंड पे ATP बन कैसे जाती है. I am your biology instructor Zainul Arfin from tutoria.pk.